हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इसके पहले के वीडियो में हमने व्यंजन का साधारण वर्गीकरण देखा था। अब हम व्यंजन के अन्य वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें से पहला वर्गीकरण है श्वास या प्राणवायु के आधार पर। श्वास के आधार पर या प्राणवायु, प्राण क्या होते हैं? श्वास ही होते हैं। तो श्वास के आधार पर क्या होते हैं व्यंजन? कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। इसके नाम से ही स्पष्ट है। अब अल्प प्राण क्या होते हैं देख लेते हैं। तो जिनके उच्चारण में ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती है, तो वो क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 31 होती है, 31। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आता है। वर्गीय व्यंजन का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन एवं सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन के साथ साथ जो स्वर होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं। अब महाप्राण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक निकलती है, जो प्राणवायु होती है वो अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होते हैं। इसके अलावा ऊष्म व्यंजन भी होते हैं। ऊष्म व्यंजन जिनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, जिनमें तीनों सा और हा आता है, तो ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। इनकी संख्या पूछी जाए तो 15 होती है। अब देखिए, वर्गीय व्यंजन के पहला वर्ण कौन सा होता है? का, तीसरा ग और अंगा। आप इनका उच्चारण करके देखेंगे तो क्या समझ में आता है कि जो का, गा, अंगा हैं, इनके उच्चारण में हवा बहुत कम मात्रा में निकलती है, अर्थात हम इनको आसानी से बोल लेते हैं, का, गा, अंगा। लेकिन जब हम खा और घा बोलते हैं तो श्वास की मात्रा अधिक निकलती है, हमें अधिक ताकत लगानी पड़ती है, श्वास की मात्रा अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, श्वास जो होती है। तो इससे हमें समझ में आता है। अब प्रत्येक वर्ग के ही, अब इसके लिए हमको क्या वर्णमाला आनी चाहिए। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अल्प प्राण में पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण के अलावा और कौन सा वर्ण होता है? तो अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं? या, रा, ला, वा। इसके अलावा सभी स्वर, जो सभी स्वर होते हैं वो भी अल्प प्राण होते हैं। और द्विगुण व्यंजन का ड़ा, जिसका उच्चारण डा के नीचे बिंदु लगाने पे बनता है, वो भी क्या होता है? अल्प प्राण होता है। महाप्राण में दूसरे, चौथे वर्ण के अलावा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं, जो शा, श, सा और हा तीनों होते हैं। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन का जो ढा होता है वो भी क्या होता है? महाप्राण होता है। तो अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गया होगा। जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगे वो अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगे वो महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। इसके अलावा अंतस्थ, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। ऊष्म व्यंजन के चारों वर्ण किस में आ गए? महाप्राण में आ गए। ये भी दोनों अलग अलग हैं। अब हम व्यंजन का अगला वर्गीकरण देख लेते हैं। तो जो व्यंजन का दूसरा वर्गीकरण है वो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर किया गया है। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? घोष वर्ण और सघोष वर्ण। अघोष और सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? अघोष मतलब जिनमें कंपन नहीं होगा, जिनके ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जिसमें कंपन नहीं होता है वो अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो वर्गीय व्यंजन का जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो क्या होते हैं? अघोष वर्ण होते हैं। इसके अलावा तीनों शा, सा और सा, ये तीनों भी इसी वर्ग में आते हैं, अघोष वर्ण में। सघोष क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है,
जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होते हैं ये सघोष या घोष होते हैं। साथ ही अंतस्थ व्यंजन, सभी स्वर एवं हा, अंतस्थ व्यंजन के साथ सभी स्वर भी आएंगे और हा भी आएंगे, ये सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो देख लेते हैं। अब वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण का और खा हो जाएगा, का वर्ग का, फिर चा वर्ग का चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग का ता था और पा वर्ग का पा फा। ऐसे इधर भी देख लेंगे। तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। इसके अलावा सा सा सा, ये तीनों ही सा, तीनों जो सा होते हैं वो क्या होते हैं। अब एक चीज़ आपसे हा पूछा जाता है, क्यों हा में आपको कन्फ्यूजन होगा। जो हा होता है वो सघोष होता है। इसके पहले हमने देखा था कि दोनों क्या होते थे, चारों ही वर्ण महाप्राण होते थे, लेकिन यहाँ पे हा जो होता है वो अलग होता है, वो सघोष होता है, जबकि तीनों सा जो होते हैं वो अघोष होते हैं। अंतस्थ व्यंजन और स्वर एक साथ रहते हैं। तो वहाँ पे हमने क्या देखा था इसके पहले वाले वर्गीकरण में कि जो अंतस्थ और स्वर होते हैं वो क्या थे, अल्प प्राण थे, लेकिन यहाँ क्या है, ये दोनों सघोष हैं। इसके अलावा हा भी सघोष होता है और ये द्विगुण व्यंजन दोनों ही सघोष होते हैं। अब उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया, तो 8 वर्गों में बांटा गया है, ये भी याद रखना है। अब वो 8 भाग कौन कौन से हैं, तो जहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है उसी आधार पर बांटा गया है इनको। अब देखिए, का वर्ग का उच्चारण स्थान हमने क्या देखा था, कंठ होता है, तो इनको क्या कह दिएगा, कंठ, कंठ से उच्चारण होता है इसीलिए कंठ वर्ण होते हैं। का वर्ग के अलावा इनमें और क्या आता है, तो जो हा होता है उसका उच्चारण भी कंठ से होता है। और स्वर के आ और आ, स्वर के आ और आ ये दोनों भी क्या होते हैं, कंठ से इनका उच्चारण होता है, तो कंठ वर्ण कहलाते हैं। इसको और क्या कहा जाता है, कोमल वर्ण भी कहा जाता है, कोमल तालव्य भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा तालव्य जिनका उच्चारण तालु से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, तालव्य। तो तालव्य में चा वर्ग के सभी वर्ण आ जाएंगे, चा वर्ग के सभी व्यंजन, चा छा जा झाइयाँ। और फिर स्वरों में क्या आएगा, ई और ई, छोटा और बड़ा दोनों, छोटी और बड़ी दोनों ही ई इसमें आ जाएंगी। बाकी अंतस्थ का या और शा भी उच्चारण तालु से होता है, इसीलिए भी क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। मूर्धा से क्या किसका उच्चारण होता है, टा वर्ग का, इसीलिए क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य में टा वर्ग के सभी वर्ण आ जाते हैं, सभी व्यंजन आ जाएंगे टा वर्ग के। इसके अलावा द्विगुण व्यंजन भी, क्योंकि इन दोनों के नीचे ही बिंदु लगाने पे हमको ये द्विगुण व्यंजन बना था, इसीलिए द्विगुण व्यंजन भी इसी में आता है। मूर्धन्य में शा भी मूर्धन्य होता है और री ऋषि जो होता है वो भी मूर्धन्य होता है। मूर्धा से उच्चारण इन सभी वर्णों का होता है। दंत में क्या होते हैं, ता था दा और धा। दंत वर्ग में ता वर्ग के ये चारों वर्ण होते हैं, ना को छोड़ दिया जाता है, याद रखिएगा, ना इसमें नहीं होता है। फिर ओष्ठ, जब दोनों होठों से मिलने से जिनका उच्चारण होता है उसमें कौन सा वर्ग होता है, पा वर्ग। पा वर्ग के सभी व्यंजन इसमें आते हैं। पा वर्ग के अलावा इसमें कौन से वर्ण आते हैं, स्वर में अगर बोला जाता है आपको, ऊ और ऊ, छोटा और बड़ा दोनों ही ऊ इसमें आते हैं। इसके अलावा जो अगला वर्गीकरण छठवां, तो ये वा होता है। वा का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से माना गया है, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, दंतोष्ठ। फिर 7वां वर्गीकरण वर्तस्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीभ और मसूड़ा। वर्तस्य जिसको हम बोलते हैं जीभ और मसूड़ा, या फिर दंत मूल भी बोलते हैं इसको। अगर ये वर्तस्य न लिखा रहे, दंत मूल लिखा रहे तो भी आप समझ जाइएगा। दंत क्या, मूल मतलब जड़, दांतों की मूल कहाँ होता है, मसूड़े में। तो जिनका उच्चारण मसूड़ों से होता है, जीभ और मसूड़ा के मिलने से, वो क्या होते हैं,
वर्तस्थ बोलते हैं उनको। उनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो ता वर्ग का एक वर्ण हमने छोड़ दिया था यहाँ पे ना, तो वो हो गया। इसके अलावा या और शा यहाँ हो गए थे तालब्य में, बाकी रा और ला इसमें आ जाते हैं, ये भी दंत मूल होते हैं। आठवां जो वर्गीकरण होता है वो स्वर यंत्र या इसको काकल्य ध्वनि भी बोलते हैं, वो क्या होता है? हा। तो जो हा स्वर यंत्र किसको कहते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्वर यंत्र या काकल्य ध्वनि कौन सी होती है? हा होती है। अगर आपसे पूछेगा हा का उच्चारण स्थान क्या होता है तो आप कंठ बताएंगे, लेकिन अगर आपसे पूछता स्वर यंत्र या काकल्य ध्वनि कौन सी होती तो आप हा बताएंगे। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजन होते हैं वो 8 होते हैं। अब हम स्वर में 2 बच गए हैं, कौन कौन से? ओ और औ। तो ओ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों से होता है, ओ औ का कंठ और ओष्ठ दोनों से होगा, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? कंठोष्ठ। ये कोई वर्गीकरण नहीं है, इनका उच्चारण स्थान पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। बाकी वर्गीकरण सिर्फ उच्चारण स्थान के आधार पर 8 भागों में ही किया गया है। कंठोष्ठ ओ और ओ औ का उच्चारण होता है, इनका उच्चारण ए और ए का उच्चारण जो होता है वो कंठ और तालु से होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? कंठ तालव्य। तो एग्जाम में अगर पूछा जाता है कंठोष्ठ वर्ण कौन से होते हैं तो ओ और औ होते हैं, कंठ तालव्य कौन से होते हैं? ए और ए होते हैं। अब हम देख लेते हैं, हमने क्या देखा? कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। व्यंजन कितने होते हैं? कुल वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन और स्वर सभी 52 होते हैं। उनमें से हमने क्या देखा था कि जो 33 होते हैं वो मूल व्यंजन होते हैं। तो अब आपसे पूछ सकता है कि मूल व्यंजन में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजन इनकी भी संख्या 4 होती है, और स्पर्शी जो हमने वर्गीय स्पर्शी व्यंजन पढ़े थे उनकी संख्या 25 होती है। तो ये तीनों ही क्या होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं। मूल का क्या मतलब होता है? जो किसी से मिल के न बने हो। तो ये 33 मूल व्यंजन में यही तीनों आते हैं। इसके अलावा किसको शामिल नहीं किया जाता? तो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं और द्विगुण व्यंजन, ये किस में शामिल नहीं होते? मूल व्यंजन में शामिल नहीं होते हैं। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से व्यंजन है जो मूल व्यंजन नहीं होते हैं? तो संयुक्त और द्विगुण मूल व्यंजन नहीं होते हैं। अब इनकी संख्या देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 थी, अंतस्थ की 4, ऊष्म की 4, संयुक्त की 4, द्विगुण 2। तो कुल व्यंजन हमने देख लिए 39, मूल व्यंजन हमने देख लिए 33, और स्वर कितने देखे थे हमने? 11। इसके बाद कौन बच गया? अयोगवा। अयोगवा की संख्या थी 2। तो इनका कुल टोटल करने पे कितना निकलता है? 52। तो कुल वर्ण जो हमने पढ़े हैं वर्णमाला में वो कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब आगत स्वर क्या है? तो कुछ आगत ध्वनियाँ होती हैं। आगत ध्वनि का मतलब होता है ऐसी ध्वनियाँ जो दूसरी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आई हैं। ठीक है, तो आगत स्वर अगर आपसे पूछेगा तो आ होता है, आ। ये क्या होता है? ये मोस्ट IMP है, ये पूछा जाता है कि ये आ इस किसके बीच की ध्वनि होती है? तो आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है। किस भाषा से हिंदी में आया है? तो ये अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है। अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है। तो अंग्रेजी के ऐसे शब्द जिनमें ओ का उच्चारण होता है वहाँ ये लगता है। हिंदी में अगर हमको डॉक्टर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं? अर्धचंद्राकार। इसको बोलते क्या है? अर्धचंद्राकार। अगर चंद्र बिंदु हम लगाते हैं तो एक बिंदु भी यहाँ लगा देते हैं, लेकिन ये आधा चांद होता है, इसीलिए इसको अर्धचंद्राकार बोलते हैं या आगत स्वर बोलते हैं। जैसे हमको लिखना डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी, कॉमन, तो हम इसमें क्या लगाते हैं? अंग्रेजी के जो भी ओ उच्चारण वाले शब्द होते हैं उनमें हम हिंदी में जो उच्चारण करते हैं उनमें हम आगत स्वर लगाते हैं, जिसका ओ उच्चारण होता है। डॉक्टर, कॉलेज, कॉपी आदि। आगत व्यंजन कौन से होते हैं? तो जो का, ख, गा, जा और फा, ये पांचों ही वर्ण होते हैं। इन पांचों व्यंजन के नीचे अगर हम नुक्ता लगा देते हैं, ये नुक्ता लगाने के बाद नुक्ता बिंदु लगा देते हैं यहाँ, तो ये क्या बन जाते हैं? आगत व्यंजन बन जाते हैं। अब ये आगत व्यंजन क्यों लगाया जाता है इनका? तो जो अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी की भाषा के शब्द होते हैं उनके उच्चारण जो होते हैं वो थोड़ा जोर दे के किए जाते हैं, इसीलिए हम इनके नीचे नुक्ता लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाते हैं? आगत व्यंजन बन जाते हैं।
तो कुल आगत वर्ण कितने हो गए? 6 हो गए। अगर आपसे पूछता है कुल आगत व्यंजन, 5 ये व्यंजन हो गए और 1 स्वर, तो कुल आगत वर्ण पूछ रहा है तो 6 हो गए। अगर नवीन विकसित वर्ण या व्यंजन कौन से होते हैं, तो डा और ढा। अगर आपसे पूछता है नवीन विकसित वर्ण कौन से होते हैं, तो डा और ढा, जिनको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, ये होते हैं। अब इसके अलावा क्या वर्णमाला में हम आगे पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद।